हाय मिहिर, गुड मॉर्निंग। आज कैसा है तुम्हारा इंटरनेट कनेक्शन? ठीक है। ऑल राइट। बाकी स्टूडेंट्स को भी एक मैसेज डाल दें। यस हो। 2-3 मिनट वेट करते हैं मैसेज डालने के बाद में। ऑल राइट। लास्ट क्लास का वीडियो देखा था क्या तुमने मिहिर, जो मैंने शेयर करके भेजा था रिकॉर्डिंग? यस और उसमें फिर मैंने बोला था कि आज की क्लास में हम लोग कंडक्टेंस वाला पार्ट करेंगे। तो कंडक्टेंस वाले पार्ट के वीडियोस देख पाए थे? यस सर। अच्छा, ठीक है।
तो फिर मैं वो कंडक्टेंस वाला पार्ट के ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ। All right, let me share the screen. ठीक है। सो अगर आपने नोट्स वाला जो वीडियोस है उनको देखा होगा, तो मैं उनके बारे में बात करूं, द फ्लो ऑफ सब टॉपिक्स विच वर देयर, तो ऑब्जर्व करना। इन द स्टार्ट it talks about the concept of conductance, and it compares conductance between metals versus electrolytes. ठीक है। सो मेटल्स वर्सेस इलेक्ट्रोलाइट का कैसा हो गया कि ये एक से मेटल का रॉड है, ठीक है, एंड इसके अक्रॉस हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, राइट। सो किस तरीके से करंट इसके थ्रू फ्लो करेगा, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम मेटल्स पर्सपेक्टिव। इलेक्ट्रोलाइट्स के सॉल्यूशन में कंडक्टेंस कैसा होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में यहाँ पर आपका एक सॉल्यूशन रहेगा जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट होंगे, कटायंस एंड अनायंस, राइट, एंड उसमें आप ऐसे दो रॉड्स ऐड कर दोगे जिनके थ्रू आप करंट पास करने की कोशिश करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस द कंडक्शन विल हैपन। इन दिस केस इट इज इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से कंडक्शन, इन केस ऑफ मेटल्स इट इज द इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से कंडक्शन होता है, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो फोकस था वो फोकस था इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस समझने के ऊपर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स कैसा कंडक्टेंस शो करेंगे। सो अब इसमें ऑब्जर्व करना, इन डिटेल let's say a solution has both cations and anions, ठीक है, there are positively charged ions also and there are negatively charged ions also, ठीक है, and
आपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पावर से इनको कनेक्ट कर दिया है, राइट। ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। तो ये आपका कैथोड है एंड ये आपका एनोड है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करने लगेंगे, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेंगे, तो इनकी वजह से करंट का डायरेक्शन विल बी लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट, ठीक है। दिस विल बी ड्यू टू कैटायंस। अच्छा, अनायंस क्या होगा, अनायंस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव करने लगेंगे, है ना। अच्छा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम लोग करंट को असाइन करते हैं, तो हम लोग करंट का डायरेक्शन वापस राइट टू लेफ्ट ही मानेंगे, एंड दिस विल बी ड्यू टू अनायंस, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो टोटल करंट which is there in the circuit in this solution is going to be because of cations and anions, right। अच्छा, अभी यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ये किसकी, अब इसको मैं किसकी तरह रीड कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर अगर आप इसको समझने की कोशिश करोगे तो ये आपको एक पैरेलल सर्किट की तरह दिखेगा। द इलेक्ट्रोलाइट solution is like a parallel circuit। ये पैरेलल सर्किट समझ में आता है, पैरेलल सर्किट का मतलब आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना, जैसे आप लोगों ने सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट पढ़ा है, ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसको ऐसे सीरीज में बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में रहते हैं, एंड पैरेलल में कैसा रहता है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस लग रहा होता है दोनों के अक्रॉस, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये वाला जो एग्जांपल है इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन का, ये पैरेलल सर्किट को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा आइडिया दो मुझे। मिहिर, रोहित एंड श्री, आपको मेरी आवाज आ रही है। Okay, guys, can you hear me now? Guys, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? Can you guys hear me? Am I audible? Can you read the chat?
हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल ही रहता है। ठीक है, ऑलराइट, बट मुझे एक बार ये बता दो कि आप लोगों को ये आयंस का कंडक्शन समझ में आया कैसा है, कैसे कैटायंस एंड एनायंस हेल्प कर रहे हैं कंडक्शन में। ठीक है, सो ये एक पहला सब टॉपिक था। ठीक है, इसी की डिटेल से मैंने आपको ये बताया कि कैसे इलेक्ट्रोलाइट में आयंस, कैटायंस एंड अनायंस आपस में कंडक्शन में हेल्प करते हैं। नाउ इसमें अब ऑब्जर्व करना दैट जब हम मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में डिफरेंसेस नोट करते हैं तो उसमें एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आता है जो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अनदर इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन conduction of metals versus electrolytes, यहाँ पर ऑब्जर्व करना as temperature increases। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस मेटल्स का तो इंक्रीज हो जाता है बट इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, और यू कैन से कंडक्टेंस, कंडक्टेंस तो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो मेटल्स का कंडक्टेंस कम हो जाता है और यू कैन से इलेक्ट्रोलाइट्स का कंडक्टेंस बढ़ जाता है। ठीक है, नाउ ऐसा क्यों है, इसके पीछे का रीजन समझना। बिकॉज इन केस ऑफ metals the flow of electrons is hindered by vibrational motion of atoms due to increased temperature। ठीक है, but in case of electrolytes the increase in temperature increases the average kinetic energy. In case of electrolytes, the increase in temperature increases the average kinetic energy of ions, ठीक है, which in turn increases the conductance, they are able to travel faster। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन मेटल्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, नाउ अब इस चीज को और डिटेल में समझने के लिए, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट सब टॉपिक में आप लोग देखते थे टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ठीक है,
associated with इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इसमें आपने अगर वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो मैंने आप लोगों को एक टैबुलर फॉर्म में इस चीज़ को याद रखने के लिए बोला है। एंड इन टर्म्स को याद रखने के लिए वो टेबल बेस्ट रहेगा कि आप एक A4 साइज पेपर पे लिखकर दीवार पे चिपका दो, ताकि आपको बार बार याद आता रहे। बिकॉज काफ़ी सारे टर्म्स रहेंगे जो कि सिमिलर साउंडिंग लगेंगे, ठीक है, बट उनका एक प्रॉपर डेफिनेशन एंड उसके साथ में जो फॉर्मूला है वो आपको इंटरमिक्स नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप वो टेबल नोटिस करोगे तो उस टेबल में मैंने आप लोगों को ऐसे बताया था कि टर्म, देन उसका सिंबल, ठीक है, देन उसका डेफिनेशन, ठीक है, देन उसका फॉर्मूला एंड इफ रिक्वायर्ड तो हम लोग कौन सी यूनिट्स में इसके साथ वर्क कर रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखना है, राइट। एंड इसके बेसिस पर आप लोगों ने जस्ट अ सेकेंड डिफरेंट टर्म्स पढ़े थे। सो इसमें सबसे पहला टर्म तो था रेजिस्टेंस का, ठीक है, इसका सिंबल R यूज करा जाता है, ठीक है। दिस इज ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका यूनिट हम लोग डालते हैं ओम, राइट। एंड इसका फॉर्मूला लिखा जाता है कैसे, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, जहां पर R जो है दैट इज द रेजिस्टेंस एंड रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी, ठीक है। मैं अगला डेफिनेशन इसी का एक्सप्लेन करूंगा। L is the length of conductor, A is the क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड ये L बाय A को हम लोग सेल कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी। L बाय A इज कॉल्ड एज सेल कांस्टेंट, ठीक है। टिपिकली लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया सेंटीमीटर की यूनिट में लिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बार रेजिस्टिविटी समझ लेना, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ, ठीक है, यू कैन राइट रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ and 1 centimeter square cross sectional area of conductor। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कैसा बोलेंगे दैट
ऐसे 1 सेंटीमीटर के क्यूब के अंदर जितना भी सोल्यूशन है, ठीक है, इसका कितना रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे लिखा है ओम सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला तो सेम ही है जो मैंने भी ऊपर लिखाया आपको, ठीक है। देन आप नोटिस करोगे एक और फॉर्मूला लिख देते हैं। एक और डेफिनेशन आता है एक्चुअली विच इज कॉल्ड एज कंडक्टेंस, ठीक है। इसका सिंबल जी से या समटाइम्स कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दिस इज एक्चुअली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। G इज इक्वल टू 1/R, इसका यूनिट आपका हो जाएगा ओम इनवर्स, ठीक है। ओम इनवर्स या फिर इसको सीमेंस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एस सिंबल रहेगा इसका। देन इसी के साथ में एक और टर्म रहता है विच इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम लोग ऐसे कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। के नहीं है, ऐसे वर्टिकल बार एंड देन साथ में सी है, ठीक है, कापा बोलते हैं इसको सिंबल को। दिस इज कंडक्टेंस इन ओम इनवर्स ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ क्यूबिकल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है। एंड इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसका यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और यू कैन से एस सेंटीमीटर इनवर्स आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक सेट ऑफ फॉर्मूलाज थे जो कि और डेफिनेशंस हैं, जिनके अलावा एक दो डेफिनेशन और हैं, वो भी आप नोटिस करना ध्यान से। सो यू हैव द डेफिनेशन ऑफ मोलर conductivity or you can say molar conductance, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस, इसको हम ऐसे लैम्डा सबस्क्रिप्ट m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन नोटिस करना, ठीक है। इसका काफी ट्रिकी सा डेफिनेशन है, मैं येलो से लिख देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से ऑब्जर्व करना। मोलर conductance of a solution at a dilution V
is defined as conductance of all the ions produced from 1 mole of electrolyte dissolved in V ml of solution when when the electrodes are 1 centimeter apart and area large enough to contain the whole solution between them. ठीक है, तो ये आपका एक डेफिनेशन रहेगा, इसका लंबा सा डेफिनेशन होता है, बट इसका फॉर्मूला नोटिस करना, फॉर्मूला आपके लिए काफी क्रूशियल रहेगा। इसका फॉर्मूला रहेगा लैम्डा m इज इक्वल टू कापा बाय c इंटू 1000, ठीक है। एंड इसमें आप नोटिस करना c जो है वो आपका मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, मोल्स पर लीटर मोलारिटी में। इसका यूनिट आप नोटिस करोगे ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा, ठीक है। ये 1000 एक्चुअली फैक्टर आया है बिकॉज हम लोगों ने 1 लीटर को 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। ये 1000 का जो फैक्टर है दिस इज फॉर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, उस वजह से यहाँ पर ये कन्वर्जन फैक्टर डाला गया है, ठीक है। एनीवेज, तो ये डेफिनेशन के साथ साथ आपको एक और डेफिनेशन लास्ट बता रहा हूँ यहाँ पर, अभी ध्यान रखना पड़ेगा, विच वुड बी आयोनिक सॉरी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बोल लो या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोल लो, इसको हम लोग ऐसे लैम्डा EQ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके लिए बोल देंगे हम लोग सेम डेफिनेशन एज अबव, ठीक है, सेम डेफिनेशन एज अबव एक्सेप्ट instead of 1 mole of electrolyte we use 1 equivalent of electrolyte, ठीक है। तो फॉर्मूला एक्चुअली जाता है लैम्डा इज इक्वल टू कापा बाय n इंटू 1000, ठीक है। n स्टैंड्स फॉर नॉर्मेलिटी, इसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो ये आपके कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जो कि मैंने अभी ऐसे जूम आउट करके आपको बताए हैं, ठीक है। ये टर्म्स एंड डेफिनेशंस आप अगर एक बार पेपर पे लिख कर चिपका के रख दोगे
तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा इनको याद रख के क्वेश्चंस में सॉल्व करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि आप लोगों को ये डेफिनेशन याद आए कि नहीं आए, एक बार बताना। इफ resistivity of a 0.8 molar KCl solution is 250 ohm centimeter, then determine molar conductivity lambda m of this solution। ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताओ एक बार क्या आंसर आ रहा है। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। कुछ आंसर आया आप लोगों का? ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को। आर रेजिस्टिविटी और कापा का, एंड दूसरा फॉर्मूला था दैट लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा बाय सी इंटू 1000। राइट, सो यहाँ से आपको कापा मिल जाएगा 1/रो विच इज 1/250, है ना। एंड इसको आप यहाँ पे यूज करोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, सो 1/250 अपॉन 0.8 इंटू 1000, तो ये आपको आ जाएगा 5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इन टर्म्स को बेसिकली यूज करना आपको आना पड़ेगा।
ऑल राइट। अच्छा अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पार्ट देखना, रिलेशनशिप बिटवीन lambda m and lambda eq। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। सो इसमें ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, लैम्डा EQ हमें दोनों का फॉर्मूला अभी हम लोगों ने लिखा था यहाँ पर, that lambda m was equal to kappa by c into 1000 and lambda EQ was kappa by normality into 1000। अभी c into n factor is equal to n। ठीक है, this is basically molarity into n factor is normality। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस चैप्टर में। तो यहाँ से आपको रिलेशनशिप मिल जाएगा बिटवीन द टू, दैट लैम्डा EQ is equal to lambda m upon n factor। ठीक है, this is the important relationship between lambda EQ and lambda n। ठीक है, अब इसको अगर मैं एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा, ठीक है, फॉर आयंस, ठीक है, इंडिविजुअल आयंस अगर मैं बात करूंगा तो n फैक्टर क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नोटिस करना, n फैक्टर is equal to the mod of the charge on that ion। ठीक है, और अगर कोई सॉल्ट है तो उसके लिए एज अ होल n फैक्टर कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज द नेट cationic और अनायनिक चार्ज। ठीक है, जैसे इसको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू समझना, अगर मुझे Al3+ आयन के बारे में लिखना है, सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3+ और I should say equivalent conductivity of Al3+ will be equal to molar conductivity of Al3+ upon 3। ठीक है, and equivalent conductivity of SO4 2- will be equal to molar conductivity of SO4 2- upon 2। ठीक है, राइट, ये आयंस के लिए हो गया, जो n फैक्टर है वो इनका नेट चार्ज है। ठीक है, अगर मुझे एक पूरे सॉल्ट के लिए लिखना पड़ेगा तो ये कैसा रहेगा, लैम्डा EQ is equal to Al2SO4 whole thrice is equal to lambda EQ Al2SO4 whole thrice and n फैक्टर कितना हो जाएगा अभी सॉल्ट के लिए, यहाँ पर 6 हो जाएगा, बिकॉज इट विल बी द नेट कैटायनिक और नेट अनायनिक चार्ज। ठीक है, so this relationship between molar conductivity and equivalent conductivity is many times used in applying a relationship between salt and its ions। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल्स आपको कराऊंगा तो उसके थ्रू आपको और डिटेल में समझ में आएगा। लेट मी गिव वन एग्जांपल। जैसे एक सेकंड ना,
Right, sorry, I just had a small break in between. So इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच के रिलेशनशिप जैसे मैं आपको बता रहा था दैट इन फॉर्मूला के बेस्ड आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, देन as part of the theory you study factors affecting conductance of इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आपने देखा होगा वीडियो लेक्चर्स में। तो इसमें एक फैक्टर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था, टेम्परेचर वाला, ठीक है। मैं एक दो फैक्टर्स के बारे में और बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक फैक्टर रहता है यहाँ पर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। देन सल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, इस पे भी डिपेंड करता है। तो इस पे इफ यू वुड रिमेंबर दैट अगर डिफरेंट आयंस के बारे में आपको मैं पूछूंगा Li plus, Na plus, K plus, सीशियम प्लस एंड रुबिडियम प्लस, तो इनमें कैसा होगा, इफ यू रिमेंबर जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन होता है Li प्लस का ज्यादा रहेगा, ठीक है। बिकॉज चार्ज तो सबका सेम है बट साइज ऑफ Li प्लस लेसर रहता है, उससे साइज ऑफ एक्वस आयन Li प्लस का बड़ा हो जाता है, बिकॉज ऑफ विच मोबिलिटी, ठीक है, उसका स्पीड एक्चुअली कम हो जाता है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच, क्योंकि चार्ज तो हम इन सबका सेम ही है, तो स्पीड जिस आयन की ज्यादा होगी उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होता है। सो ये आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ cesium ions would be more than, or you can say my bad, यहाँ पर मुझे रुबिडियम और सीजियम लिखना चाहिए था, Rb प्लस एंड सीजियम प्लस, सीजियम प्लस आयन की सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। इसमें एक एक्सेप्शन रहता है विच इज H प्लस आयंस की इन सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। ये आप ध्यान रख लेना, H प्लस आयन इज द आयन ऑफ सॉल्वेंट इटसेल्फ, तो इसका कंडक्टेंस का मैकेनिज्म अलग रहता है, बिकॉज ऑफ विच द स्पीड इज मच फास्टर, ठीक है। देन अनदर फैक्टर इज विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट अगर बढ़ जाता है तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, बिकॉज स्पीड ऑफ आयंस कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में हमने पढ़ा ही था, टेम्परेचर बढ़ जाता है तो कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर कैसे कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस चेंज होगा। ये अपने आप में एक ऐसे सब टॉपिक की तरह से डील कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कापा एंड लैम्डा एम, दोनों पे नोटिस करना।
कैसा रहेगा। तो इसमें you will find that upon dilution, ठीक है, upon dilution concentration क्या हो जाता है, concentration डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट कापा डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, बट मोलार कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। इसके पीछे का रीजन रहता है बिकॉज सल्यूट इंटरेक्शंस कम हो जाते हैं, ठीक है। सल्यूट मतलब कटायन और अनायंस, जो सल्यूट के पार्टिकल्स हैं उनके बीच का इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो उसकी वजह से जो हिंडरेंस आ रहा था इन द फ्लो ऑफ आयंस वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें नोटिस करना, इसी चीज को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लोर किया गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए थोड़ा अलग अलग से करा गया है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, जब लैम्डा एम का वेरिएशन देखा जाता है विद द concentration, actually square root of concentration, so it comes out to be a linear variation, ठीक है, जिसको एक्सट्रापोलेट करके हम लोग एक टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं कॉल्ड एज लैम्डा एम इंफिनिटी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब वेरी वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। ग्राफ से ही एक्सट्रापोलेट करके आ जाएगा, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब हम ये टर्म ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें कैसा रहता है, द वेरिएशन इज नॉट लीनियर, द वेरिएशन इज स्लाइटली कर्व्ड, तो इसमें हम लोग एक्सट्रापोलेशन करके नहीं निकाल पाते। लैम्डा एम इंफिनिटी एक्सपेरिमेंटली इज, ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ से नहीं कर पाएंगे, ठीक है, can't be deduced from graph। तो अब हम क्या करते हैं इसके लिए, we use Kohlrausch law, Kohlrausch law कैसे यूज करेंगे हम लोग, आप यहाँ पे ऑब्जर्व करना ये जो हमने रिलेशनशिप पढ़ा था लैम्डा एम लैम्डा ई क्यू का, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है, दैट बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, यू विल हैव एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप, ठीक है, जो यहाँ पर हमने पढ़ा था from the relationship between lambda m and lambda e cube, ठीक है। यहाँ पर नोटिस करना, ठीक है, लैम्डा m और यू कैन से लैम्डा ई क्यू। सबसे पहले लैम्डा ई क्यू के बारे में बात करते हैं। एन इलेक्ट्रोलाइट
ठीक है। एंड इसके पीछे कंडीशन भी लगा देते हैं, ठीक है। एट infinite dilution, when dissociation is complete, each ion contributes a definite value to equivalent conductance of the electrolyte, irrespective the nature of ions, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लैम्डा EQ अगर लिखना है तो इट विल बी द सम ऑफ lambda EQ infinity of its cations and anions, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। एंड अगर मोलर कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो मोलर कंडक्टेंस का भी ऐसे रिलेशनशिप रहेगा, बट जस्ट यहाँ पर इंश्योर करना दैट you have to also capture the number of cations and number of anions that come from 1 mole of electrolyte, ठीक है। so number of cations per formula unit of electrolyte and number of anions per formula unit, so इनको आप मल्टीप्लाई करना मत भूलना, lambda m infinity of cations plus lambda m infinity of anions, ठीक है। तो इसके बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चंस एंड ऑल भी ट्राई कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। एज एन एग्जांपल मैं आप लोगों के लिए लेट्स से कुछ ऐसे बुकलेट में से एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सो लेट्स सी, इसमें है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्चुअली यहाँ पे नहीं है। लेट मी शेयर द कंप्लीट स्क्रीन। मैं यहाँ पर आपको एक आध डाउट बताता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ये 123rd क्वेश्चन है, ठीक है। FBO का 123, ठीक है। इसको मैं
कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर इसको सॉल्व करना है, तो कैसा रहेगा, lambda m infinity of HCl is equal to lambda m infinity of H plus plus lambda m infinity of Cl minus। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू दिया हुआ है, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। देन lambda m infinity of KCl is equal to lambda m infinity of K plus lambda m infinity of Cl minus, ये भी आपको दिया हुआ है, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, देन lambda m infinity of CH3COK, इससे आपको lambda m infinity of CH3CO minus प्लस lambda m infinity of K plus, ये भी दिया हुआ है, इसको मैं थर्ड इक्वेशन बोल देता हूँ। एंड आपसे lambda m infinity of CH3COOH पूछा जा रहा है, which can be written as lambda m infinity of CH3COO minus plus lambda m infinity of H plus. So as you can see, my fourth equation can come from adding the first and third, and from these if I subtract 2, I'll get my answer. ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट करके बता देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सब क्या थे, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, और ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था। तो इनका तो डेटा हमें कैसा है, ग्राफ से मिल गया। ठीक है, बट ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का डेटा ग्राफ से नहीं मिला, तो इसमें मैंने कोलरुश लॉ यूज कर लिया। ठीक है, देन आपके सामने आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ कोलरुश लॉ। तो उसमें पहला एप्लीकेशन आता है अल्फा ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकालने का, राइट। सो उसका सिंपल सा फॉर्मूला है अल्फा विल बी लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। ठीक है, जैसे आप बुकलेट का वापस से ये वाला क्वेश्चन नोटिस करो। ठीक है, 124th क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको भी कॉपी करके यहीं पे डाल देता हूँ। सो इसमें कैसा हो गया, अब आप रीड करोगे तो आपको अल्फा दे दिया है, ठीक है, 1%, 1/100, एंड आपको लैम्डा m दे दिया है 19 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड आपसे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्डा m इंफिनिटी पूछा जा रहा है। तो बस आप फॉर्मूला यूज कर दोगे, lambda m infinity will be equal to alpha into or will be equal to lambda m upon alpha, so ये 1900 s सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, एक और एप्लीकेशन इसमें होता है विच इज KSP ऑफ sparingly soluble salts निकालने का।
Okay, this is also something which is used many a times. So इसमें नोटिस करना आप that कैसा होता है, मान लो AgCl सॉल्ट है, ये डिजोल्व हुआ एंड इससे Ag प्लस एंड Cl माइनस आयंस आए, ठीक है, एंड इस सोल्यूशन के ऊपर हम लोग कंडक्टिविटी का कैलकुलेशन एंड ऑल कर रहे हैं, तो इसमें कैसा होगा, द कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन विल बी बिकॉज ऑफ द Ag प्लस आयन, ठीक है, एंड Cl माइनस आयंस, ठीक है, दिस इज फ्रॉम AgCl salt, and there will be H plus and OH minus ions, ठीक है, this is from self ionization of water, ठीक है। अभी कैसा होता है, sometimes data is given, sometimes it is not given, sometimes this data is not given, ठीक है, कभी दे देते हैं, तो अगर दे देंगे तो उसको यूज कर लेना, ठीक है। आप इसके ऊपर फोकस करो दैट ये जो कापा ऑफ AgCl है, ठीक है, this is because of the Ag plus and Cl minus ion, ठीक है, this will be, और अब यहाँ पर since you can write kappa is equal to lambda m into concentration upon 1000, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो that this will be lambda m of Ag plus into concentration of Ag plus lambda m of Cl minus into concentration of Cl minus upon 1000, राइट, एंड क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, सिंस concentration of Ag plus and Cl minus is equal to S, or you can say root Ksp, is very small, we can write that lambda m approaches lambda m infinity can be taken, right, so यहाँ पर अभी क्या होगा, thus we can write that kappa of AgCl, ठीक है, kappa of AgCl can be written as lambda m infinity of Ag plus into concentration of Ag plus upon 1000 plus lambda m infinity of Cl minus into concentration of Cl minus upon 1000, and ये जो concentrations हैं ये रूट Ksp से मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, lambda m infinity of Ag plus plus lambda m infinity of Cl minus into root Ksp upon 1000, ठीक है। तो अगर आप देखोगे इस फॉर्मूला पे बेस्ड मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, सो लेट्स से आप इसमें नहीं है एक्चुअली, FBO में आपको गेट इक्वेट में मिल जाएगा, ठीक है,
गेट इक्विप्ड में भी नहीं है एक्चुअली, वो फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव में ही मिलेगा आपको। ठीक है, लेट मी टेक द क्वेश्चन फ्रॉम फाउंडेशन बिल्डर सब्जेक्टिव। ऐसे आप ये 59th क्वेश्चन ऑब्जर्व करना। ठीक है, सो इसमें आप ये नोटिस करोगे फॉर्मूला मुझे यूज करना है, कापा मुझे दिया हुआ है 1.12 इंटू 10 की पावर -6 एंड लैम्डा एम इंफिनिटीज दिए हुए हैं 54.3 प्लस 65.5 इंटू रूट के एस पी मुझे निकालना है अपॉन 1000 यूज करा। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी सेम रहेंगे बिकॉज Ag प्लस एच Cl माइनस आयंस, दोनों का चार्ज +1 एंड -1 ही है। ठीक है, ऑलराइट, देन लास्ट पार्ट रहता है इसमें कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का। ठीक है, सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस से किस तरीके से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ अननोन सॉल्यूशंस। सो आप लोगों को याद होगा तो आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में टाइट्रेशंस के क्वेश्चंस करे थे, जहाँ पर हम लोग एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराते थे एंड एसिड एंड बेस का रिएक्शन कराने के बाद में हम लोग कलर बेस्ड इंडिकेटर की हेल्प से ये आइडेंटिफाई करते थे कि इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम लोग क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू आइडेंटिफाई we will try to identify the same equivalence point but not with a color based indicator, based on the conductance measurement। ठीक है, सो यहाँ पर आप नोटिस करना इसमें अगर आप एक बार मैं एनसीईआरटी का देखता हूँ, एनसीईआरटी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें एक्चुअली देखा जाए तो आपको ऐसा कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के ऊपर ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब आप नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करना सीख गए हो एंड ये सब आप लोगों ने देख लिया है। हाँ, ये यहाँ से आपका एक पार्ट शुरू होता है। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ये टर्म्स यूज होंगे, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, इनके सिंबल, फॉर्मूला, डेफिनेशन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, एंड देन उसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि what are the factors on which the conductance depends।
ठीक है, तो ये कुछ कुछ फैक्टर्स थे जिनके बारे में हम लोगों ने देखा। देन उसका प्रैक्टिकल मेजरमेंट ये सेल्स के थ्रू बताया है यहाँ पर। ठीक है, सेल कांस्टेंट के बारे में बात करा है जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, देन कापा इंट्रोड्यूस करके मोलर कंडक्टिविटी एंड कापा के बीच का रिलेशनशिप ये आप लोगों को यूज करने के कहा गया है। ठीक है, देन ये एग्जांपल्स हैं, बेस्ड ऑन दैट ओनली। फिर ये वाला पार्ट हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ग्राफ में देखा था हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पर कैसे स्ट्रेट लाइन रहती है और वीक इलेक्ट्रोलाइट में यू हैव अ कर्व, एंड उसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ये इक्वेशन रहती है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा आपके लिए, दैट जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये रिलेशनशिप रहेगा दैट lambda m will be equal to lambda m infinity minus a root c, and a will be just a constant. ठीक है, it will depend upon the type of electrolyte that is being used. ठीक है, देन यहाँ पर कोलरुश लॉ जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, दैट इज समथिंग विच इज यूज्ड एंड इससे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का भी हमें रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है, देन एप्लीकेशंस ऑफ कोलरुश लॉ हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने अल्फा निकाला। ठीक है, ठीक है, सो इतना ही पार्ट है आपके लिए। एक्चुअली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस एंड ऑल ये सब एनसीईआरटी में है नहीं। ठीक है, conductometric titration, so it is not really something which becomes a part of मेंस का सिलेबस। ठीक है, बट आपको अलग से फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ा दिया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का। ठीक है, बुकलेट में काफ़ी अच्छा थ्योरी दिया हुआ है, अगर आप बुकलेट को ऑब्जर्व करोगे ना तो बुकलेट में जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का थ्योरी है काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो इसमें let me take the example of strong acid plus strong base titration। ठीक है, तो इसमें कैसा होगा that let's say initial solution आपके पास में है। ठीक है, HCl solution है। ठीक है, एंड आप ऊपर से NaOH solution ऐड करने वाले हो। ठीक है, तो रिएक्शन कैसा होगा, HCl plus NaOH is going to give you NaCl plus H2O। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिस करना HCl में ऑलरेडी आयोनाइज्ड फॉर्म में H प्लस एंड Cl माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, NaOH में Na प्लस एंड OH माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ये भी मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेगा NaCl। तो क्या हो जाएगा स्टार्टिंग में, कंडक्टेंस का अगर मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ with the volume of NaOH being added, starting में कोई वॉल्यूम ऐड नहीं करा, 0 NaOH पर there is a high value of conductance. Why? Because of
free H plus and Cl minus ions. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा there is a high value because of free H plus and Cl minus ions. ठीक है, फिर क्या होगा, अब जैसे जैसे रिएक्शन होगा ये कंडक्टेंस गिरने लगेगा. ठीक है, ये कंडक्टेंस गिरने क्यों लगेगा, why would there be this decrease, इसके पीछे का रीजन क्या होगा आप नोटिस करना. यहाँ पर H plus gets consumed by OH minus and replaced by Na plus. ठीक है, तो Na plus तो लेस स्पीड वाला लेस कंडक्टिविटी वाला आयन है, H plus ज्यादा कंडक्टिविटी वाला था. ठीक है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था आपको. यहाँ पर ऊपर जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी नोटिस कर रहे थे, यहाँ पे नोटिस करना H plus की कंडक्टिविटी Na plus से काफी ज्यादा रहती है. ठीक है, क्योंकि वो सॉल्वेंट का ही आयन है. ठीक है, सो यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये कंडक्टिविटी कम होने लगती है. ठीक है, ये कब तक कम होती रहेगी, जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आता. ठीक है, इसके बाद आप नोटिस करोगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. कंडक्टिविटी क्यों बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी यहाँ पर इंक्रीज क्यों हो जाएगी आफ्टर इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है, यहाँ पर अब OH माइनस आयंस ऐड होते जा रहे हैं. ठीक है, तो जहां पर ये ग्राफ्स ये लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रहे थे, दैट वाज आवर इक्विवेलेंस पॉइंट. तो एक बार इक्विवेलेंस पॉइंट मिल गया हमें, देन वी कैन डू ऑल द कैलकुलेशंस नेसेसरी टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन. ठीक है, सो इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, लेट मी नो. ऑल राइट, सो ये हमारे की कॉन्सेप्ट्स थे. ठीक है, जो इस चैप्टर में थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में. एंड इसमें अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो लेट मी नो, अदरवाइज बुकलेट में से आप डाउट पूछ सकते हो. बुकलेट में से कोई क्वेश्चंस एंड ऑल जो आपने ट्राई करे हो. ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्राई नहीं करे हैं क्वेश्चंस तो देन ऑल्सो अभी हमारे पास एक और लेक्चर है आई थिंक इस वीक में. आई थिंक सैटरडे को एक लेक्चर है. तो आप लोग जो क्वेश्चंस हैं बुकलेट के, अगर आपने अभी तक नहीं प्रैक्टिस करे हैं बचे हुए, तो आप वो प्रैक्टिस करके मुझसे वो डाउट्स भी पूछ सकते हो, क्लियर कर सकते हो. तो विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट क्लास देन. ठीक है, एंड आप पुराने डाउट्स में से भी पूछ सकते हो, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स में से भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस एंड ऑल पूछना है तो. ठीक है, सो अदरवाइज आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है. आप लोग को और कुछ पूछना है तो लेट मी नो, अदरवाइज आई विल क्लोज द लेक्चर फॉर द डे. सर लेक्चर 11 बजे तक था ना? हाँ, लेक्चर 11 बजे तक है, बट आपके डाउट्स तो आ ही नहीं रहे ना. आपने डाउट्स पूछ लिए क्या? नो सर, वो मेंस के ग्रुप पे ना पीपी सर का वो मतलब मैसेज आया, इनविटेशन आया. कौन से सर का? वो फिजिक्स के पीपी सर, वो हाँ प्रतीक. हाँ हाँ, वो ठीक है. तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना, आप डाउट्स तो बताओ अभी आगे के, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया है ना अभी.
यस चैप्टर का थ्योरी तो मैंने खत्म कर दिया है। अभी जो पढ़ा अपन ने उसमें आपको कुछ डाउट आ रहा है? और सर बचा है सर। नहीं सर। सो बुकलेट के क्वेश्चंस आपने करे एफबीओ सेक्शन के? अगर नहीं करें तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप बुकलेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो ताकि आप लोग डाउट्स पूछ पाओ। या तो आप अभी बैठ के कर लो, आपके पास टाइम है तो ठीक है, मैं बुकलेट के सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको देता हूँ, आप उसमें से प्रैक्टिस करो और बताओ मुझे। इनफैक्ट ये एनसीईआरटी का आप एक दो क्वेश्चंस मुझे करके बता दो चलो। ठीक है, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल में से ही देख के बताओ मुझे। ये जो कंडक्टेंस वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें से लेट मी ओपन दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप करके बताओ। सोल्यूशन छुपा दिया है मैंने अभी। ये एग्जाम्पल 3.4 सही है, तो मैं इसको उसमें लिख लेता हूँ। ये क्वेश्चन ट्राई करो, बताओ मुझे कैसे करेंगे।
आया कुछ आंसर? देखो यहाँ पे सोल्यूशन एक बार। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है सेल कांस्टेंट। तो दो बार इसमें देखो, एक ही सेल को पहले KCl सोल्यूशन से फिल किया, ठीक है, एंड उसका डेटा दिया। फिर वही सेम सेल को दूसरे सोल्यूशन से फिल किया एंड उसका डेटा दिया, ठीक है। तो दोनों टाइम पे व्हाट इज हैपनिंग इज दैट it is the cell constant which is remaining the same, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, इसको अच्छे से लिख देंगे, मैं आपके लिए लिख देता हूँ। केस 1 एंड केस 2 दोनों यहाँ पर ऑब्जर्व करना। केस 1 में क्या दिया हुआ है आपको? कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, ठीक है, KCl सोल्यूशन, एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 100 ओम, ठीक है, एंड सेम सेल filled with 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन, ठीक है। तब इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 520 ओम, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे, सो क्या क्या फॉर्मूला रहता है? R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है, एंड आपको यहाँ का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, कापा इज 1.29 S पर मीटर, ठीक है, S पर मीटर दिया हुआ है, एंड आपको यहाँ का कापा एंड लैम्डा m पूछा जा रहा है, ठीक है। Calculate the the conductivity and molar conductivity of this solution, and conductivity of this solution is given to you 1.29, ठीक है। अब the thing is यहाँ पे नोटिस करना, R is equal to रो L अपॉन A, एंड रो को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन कापा, है ना। सो बेसिकली R इंटू कापा इज इक्वल टू L बाई A, ठीक है। अभी सेल कांस्टेंट सेम रहेगा दोनों तरफ, तो यानी कि R1 इंटू कापा 1 शुड बी इक्वल टू R2 इंटू कापा 2, ठीक है। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? फर्स्ट केस में 100 ओम, एंड कापा इसका दिया हुआ है 1.29, और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया है 520 ओम। तो इससे कापा 2 तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो कापा, इनफैक्ट आपको ये वाला फॉर्मूला याद हो, लैम्डा m इज इक्वल टू कापा बाय C इंटू 1000, ठीक है। तो यहाँ से जो कापा आएगा ना, वो भी S पर मीटर की यूनिट में आएगा, उसको S पर सेंटीमीटर की यूनिट में जरूर कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। एंड देन यू सब्स्टिट्यूटेड ओवर हेयर, क्योंकि ये 1000 का फॉर्मूला उसी के साथ में काम करता है, एंड कॉन्सेंट्रेशन आपको 0.02 दिया ही है, तो इससे आपको ये लैम्डा m2 भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना था, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करोगे?
ये वाला क्वेश्चन समझ में आया हो तो डाउट है इसमें कुछ आपको? मिहिर, रोहित, श्री, कुछ डाउट है आप लोगों को इसमें या समझ में आ गया है? यस यस ओके, तो एक और क्वेश्चन ट्राई करना है आपको। एनसीईआरटी से, या फिर आप लोग खुद से क्वेश्चंस ट्राई करना चाहोगे और फिर नेक्स्ट टाइम डाउट्स पूछना चाहोगे? क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को फॉर्मूलाज एंड ऑल याद नहीं है, मतलब आपने रिवाइज नहीं करा है, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं, तो इसके लिए आपको अभी इसमें दिक्कत आ रही है। सर अगली क्लास में सर हम ट्राई करते और फिर अगली क्लास में पूछते आपको। चलो ठीक है फिर, तो फिर आज का लेक्चर क्लोज कर दें अभी। डाउट्स भी पूछते। हाँ, एक और लेक्चर है अपना, एक और डाउट लेक्चर है, आई थिंक सैटरडे को है, तो तब फिर प्रिपेयर्ड रहना ताकि फिर अपन लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकें। यस सर, यस सर। ठीक है, चलो अभी के लिए लेक्चर क्लोज कर लेते हैं। ऑलराइट।